हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेल का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोशिका का आज तीसरा दिन है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कोशिका में आज क्या पढ़ना है। उससे पहले क्या रिमाइंड कर ले कि हम लोग क्या पढ़ लिए हैं। तो चलिए याद कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि किसी भी सेल के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति किन किन में होती है, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्लांट से, उन सारे में क्या होगा, कोशिका भित्ति पाई जाएगी। लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें क्या होता है कि सबसे पहला भित्ति को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या होता है, सेमी परमीबल होता है। तो ये सेमी परमीबल क्यों होता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको आने देता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है कोशिका के लिए उसको बाहर ही छोड़ देता है, यानी कि सेल वाल में घूमते रहता है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, और अभी पढ़ेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? सीरियस एकदम नहीं होना है पढ़ने के प्रति। क्यों? क्योंकि समझना है। बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर देंगे तो क्या होगा, समझ नहीं पाएंगे। तो हमें समझना है तो समझिए एकदम कूल माइंड होके। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है न्यूक्लियस के बगल में ही होता है, और क्या है कि वो चपटा आकार का होता है, यानी कि एकदम चपटा होता है। ये चपटा दिख रहा है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम थोड़ा सा फिगर के थ्रू इसलिए समझ रहे हैं ताकि बातों को ज्यादा समझ पाए, रट्टा मार नहीं पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं इसको हिंदी में क्या बोला जाता है। अंतःद्रव्यी जालिका या प्रद्रव्यी जालिका, दोनों ही नाम से विख्यात है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब आगे देखते हैं। तो ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थोड़ा समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि देखिए दो तरीके का सरफेस इसमें पाया जाता है तो एक ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इनके दो बच्चे हैं। एक ही है लेकिन इनका दो बच्चा है, यानी कि दो अलग अलग नाम से विख्यात है। तो हम इनको बच्चे के बारे में ही बता देते हैं। एक जो है बहुत ही चिकना है, एकदम देखने में सुंदर, हाथ रखिएगा तो फिसल जाएगा वैसा है, और एक छुरे पे एकदम खुरखुर खुरखुर कर रहा है। ये कैसा स्किन भैया? तो ये चीज हो गया इनमें। इन्हीं के दोनों हैं, लेकिन दोनों यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार के सरफेस पाए जा रहे हैं। एक एकदम चिकना, ठीक है, लिख देते हैं चिकना, और दूसरा खुरदरा। अब देखिए दोनों सब मिला के क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER जिसको बोला जाता है। और ये दो तरीके का है। क्यों है थोड़ा समझ लीजिए। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो खुरदरा वाला भाग है ना, वो क्या करता है, उसमें राइबोसोम होता है। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये राइबोसोम के कारण क्या हो गया, खुरदरा हो गया, क्योंकि इसका राइबोसोम को क्या बोला था, प्रोटीन का फैक्ट्री। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखिए कि ये जो खुरदरा वाला भाग है ना, इतना समझिए कि ये जो खुरदरा वाला भाग है उसको हम बोलेंगे कि ये राइबोसोम है। इसीलिए अगर यहाँ पे राइबोसोम का निर्माण नहीं होता तो क्या होता कि ये भी चिकना होता। क्यों होता है? क्योंकि सब में लिपिड का निर्माण हो रहा होता। क्योंकि किसी को बेरोजगार घर में नहीं लोग रखता है, बेरोजगार लोग को कोई पसंद करता है नहीं करता है। तो इनको दो दो बोले कि हम दोनों कमांड संभाल लेंगे। क्या? हम अपना आधा भाग यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले कि हम जो है अपने आधा भाग में फैट का यानी कि लिपिड का निर्माण करेंगे, और हमारे आधे शरीर का जो भाग है उस भाग में क्या होगा, राइबोसोम रहेगा जो कि प्रोटीन का निर्माण करेगा। समझ गए? तो ये क्या हो गया, सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको ये ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारी कोशिका के लिए एक खंभा की तरह कार्य कर रहा है। क्या दे रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है। उससे राइबोसोम प्रोटीन का भी निर्माण हो रहा है, यहाँ फैट का भी निर्माण हो रहा है। तो हमारी कोशिका के लिए ज्यादा फायदेमंद हो गया। तो ये चीज हो गया कि इसको याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो, यानी कि एक मान लीजिए कि हम खुद को मान लेते हैं कि हम सेल का एक पार्ट है छोटा सा, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा एक हिस्सा शरीर का क्या कर रहा है, फैट का निर्माण कर रहा है, जो स्मूथली, जिसमें कि फैट बन रहा है, यानी कि चिकना है। घी कैसा होता है, एकदम चिकना होता है। वो छोड़िए, बेलना से बेलते बेलते पूरी जो तेल लगा लगा के बेलते हैं तो बेलन क्या हो जाता है, एकदम चिकना हो जाता है। छुइएगा तो एकदम बाकी सब लकड़ियों से अलग हो जाता है, उसका एक अलग ही
अंदाज है। तो ये लिपिड का निर्माण करता है, इसलिए क्या हो गया कि ये हो गया आपका बहुत ही ज्यादा चिकना, तो उसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में SER, ठीक है। और दूसरा जिसमें खुरदरा है उसको क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो खुरदरा है। अब समझ गए खुरदरा क्यों है और वो चिकना क्यों है, इंडोप्लाज्मिक का काम है ये। अब चलिए आगे देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। हमें यही वाला राइबोसोम के बारे में बात कर रहे हैं जी, यही वाला राइबोसोम। ये राइबोसोम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसके ऊपर कोई लेयर लगा हुआ है क्या, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एक झिल्ली हो रही थी, सारे में एक झिल्ली हो रही है। ये किसी झिल्ली के अंतर्गत नहीं आता, वो किसी झिल्ली में नहीं रहता है। तो ये झिल्ली में नहीं रहता है, यानी कि ये जो राइबोसोम है वो किसी झिल्ली के अंदर नहीं रहता है। और इसको प्रोटीन का फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रत्येक जो है जितना भी आपको दिख रहा है, ये छोटा 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 जो बिंदा बिंदा जैसा, ये राइबोसोम है। क्लियर है। अब प्रत्येक राइबोसोम को जॉर्ज पॉलेट जब देखे, यानी कि इसको बोलेंगे राइबोसोम का खोज कौन किया है, जॉर्ज पॉलेट किए हैं। तो जॉर्ज पॉलेट जब देखे कि इन राइबोसोम को माइक्रोस्कोप से, जैसे कि आप फोटो देखते हैं जूम करके, वैसे ही क्या कि जूम करके फोटो देखे, किसका, राइबोसोम का। तो राइबोसोम का जब जूम करके देखे तो देखे अरे तुरी, ये तो दो दो सब यूनिट से मिलकर बना है। तो ये राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ये होता भी है 2 प्रकार का, एक 70S और दूसरा 80S। 70S हल्का है और 80S भारी है। किस आधार पे इसको बोल दिया गया कि ये 70S छोटा है, 80S बड़ा है? तो देखिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक क्या है, यूनिट है, जिसके अंतर्गत ये देखा गया कि दोनों को एक लिक्विड में डाल के कि कौन सबसे पहले गिर जा रहा है। तो जो भारी रहेगा, यानी कि देखिए 80S है तो ये थोड़ा सा भारी होगा ही, तो ये पहले चला गया। तो ये जो है किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक जो कि वेल डेवलप्ड सेल है उसमें 80S पाया जाता है। और जो 70S है वो प्रोकैरियोटिक सेल जो कि अनडेवलप है, या बोल सकते हैं कि कम डेवलप है, उसमें 70S होता है। तो क्या पूछिएगा नहीं कि ये S क्या है, S को बोला जाता है श्वेत वर्ग इकाई, ठीक है। इसको बोलेंगे श्वेत वर्ग इकाई, श्वेत वर्ग यूनिट है ये, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि राइबोसोम का क्या कार्य है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन का फैक्ट्री है, यानी कि इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है और उसके वजह से ये जो है आपका रफ सरफेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हो जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पार्ट जो है कि प्रोटीन बनाने के कार्य में आता है या उसमें सक्रिय भाग लेता है, वो एरिया सरफेस जो है क्या होता है, रफ हो जाता है। क्लियर। अब चलते हैं न्यूक्लियस के पास। तो ये देखिए आपका न्यूक्लियस हमारे सेल का, यानी एनिमल सेल का कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा भाग है न्यूक्लियस। ये सारा चीज जो है न्यूक्लियस का ही स्ट्रक्चर है, इसको कोशिका समझने की भूल एकदम ना करे। तो ये देखिए कि ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया यानी केंद्रक हो गया। एनिमल सेल का सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। लेकिन ये प्लांट सेल में नहीं, प्लांट सेल में वैक्यूल 90% जगह छेक रहा था, पढ़े थे ना, चलिए भूलिएगा नहीं। तो ये हो गया कि इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलर। ये तो जितना भी कोशिका है उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो वो क्या करता है, पूरे पार्ट्स का, यानी इसके अंदर जितना यहाँ पे न्यूक्लियस है तो ये सारे का देख रेख रख रखाव करता है। तो ये क्यों कहा जा रहा है वो थोड़ा सा समझिएगा। ये देखिए क्या हुआ, कोशिका है, कोशिका से हम निकाल दिए न्यूक्लियस को खींच के, यहाँ पे पूरा कोशिका था, इसमें से न्यूक्लियस को निकाल दिए, लगा दिए यहाँ पे, चिपका दिए। तो बोलते हैं सब ना चिपका डालो, तो चलिए हम इसको यहाँ पे चिपका डाले। अब ये चिपक गया, तो जब हम इसको चिपका के इसके बाद देखे माइक्रोस्कोप से, इसका खोज कौन किया था याद है, इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। तो ये रॉबर्ट ब्राउन इसको देखे, क्योंकि हम भाई नहीं ये देखे हैं, तो इसको देखे माइक्रोस्कोप से, तो देखे कि अरे कोशिका का जो न्यूक्लियस है उसके आवरण में छिद्र पाया जाता है।
तब ये मत समझिएगा आप कि ये जो दिख रहा है वो राइबोसोम है, ये गलती ना करें, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा था कि छोटा छोटा छिद्र पाया गया, जिससे क्या हो रहा था कि आरएनए और प्रोटीन जो है अपना आना और जाना कर रहे थे, उनको आने जाने के लिए जगह होना चाहिए। तो वो क्या किए कि छिद्र जो था, ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में क्या है कि छिद्र पाया जाता है, उसके आवरण में छिद्र है, इसी छिद्र से आरएनए और प्रोटीन आते जाते रहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं न्यूक्लियस की को, थोड़ा सा न्यूक्लियस जो है उसका जूम कर दिए। मोबाइल कैसे देखते हैं आप, तो एकदम जूम करके देखते हैं, यानी कि जो अच्छा फोटो लग जाता है, लड़की का हो या एक्ट्रेस का हो, जिसका भी हो, तो जूम करके देखते हैं एक चीज। तो क्या किया गया, इसको भी जूम करके देखा गया। तो देखा गया इसमें कि क्रोमेटिन फाइबर्स इसमें बहुत सारे हैं। अरे ये क्रोमेटिन फाइबर है क्या, थोड़ा समझ लीजिए। जो हम लोग बोलते हैं कि क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो आप ऐसा देख रहे हैं वो हमेशा वैसा नहीं दिखता है। ये क्यों ऐसा नहीं दिखता है? क्योंकि ये जब रेस्ट में रहता है, यानी कि जब सेल डिवीजन नहीं होता है, तो ये क्या होता है कि एकदम शांत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। थ्रेड मतलब क्या होता है, धागा नुमा संरचना होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन की बारी आती है ना, तो फटाक से अपना रूप बदल लेते हैं और क्या कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। ये कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, तो ये चीज है। और इसको यानी कि क्रोमेटिन दिखा, क्रोमेटिन यानी कि क्रोमोसोम दिखा, तो जब क्रोमोसोम दिखा तो लगता है इसके अंदर कुछ और है क्या। क्रोमोसोम को भी थोड़ा सा जूम कर दिया गया, तब क्रोमोसोम जब जूम हो गया तब इसमें दिखा कि अरे ये तो डीएनए है, इसमें डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर डीएनए, और वो डीएनए यानी कि कहेंगे कि क्रोमोसोम का निर्माण जो हुआ है वो क्या, तो डीएनए और प्रोटीन से हुआ है। तो 80% प्रोटीन और 10% जो है वो क्या पाया जाता है, डीएनए। और इसी 10% से जीन का निर्माण होता है, साथ में प्रोटीन भी रहता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन को जाता है। तो हम डीएनए के बारे में अभी डिटेल से नहीं पढ़ रहे। डीएनए को जब जूम करके देखा गया तो पता चला कि देखिए डीएनए के बारे में तो थोड़ा सा जान ही रहे होंगे कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, यानी कि उसमें आरएनए सिंगल रहता है और डीएनए डबल रहता है। जब इसको देखा गया तो पता चला इसमें क्या है, इसमें जीन है, इसमें जीन हो रहा है। तो हमने थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में आगे भी लिख दिया है, उसको भी पढ़ लेंगे। तो पहले देखिए इसको देखा गया कि ये क्या है, यानी कि डीएनए से क्या बन रहा है, जीन बन रहा है। और जीन जो है, बहुत सारे जीन मिलके क्रोमोसोम बना रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम। अब यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ गए। अब देखिए क्या है, एक थोड़ा सा बात थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं न्यूक्लियस को। समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो समझ लीजिए। अब देखिए कि इसमें न्यूक्लियस का कितना बड़ा योगदान है। ये कोशिका का एक पार्ट है, यानी कि हमारे सेल यानी एनिमल सेल का सबसे बड़ा पार्ट है न्यूक्लियस। इसके बाद इसके अंदर डीएनए है, जो कि आदमी का जो मतलब मान लीजिए कि मेरा जो बच्चा है वो मेरे जैसा ही दिखता है। ये सारी चीज गुण, मेरा गुण या फिर इसके पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स के गुण बच्चों में जाता है, ये डीएनए निर्धारण करता है, यानी कि जीन निर्धारण करता है। वो जाता है किसके थ्रू, क्रोमोसोम के थ्रू। तो हुआ ना, जब इतना बड़ा संरचना, यानी कि किसी जीव का संरचना होने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है उसकी डीएनए। डीएनए से अब माँ बाप का पता नहीं है तो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा दो। मूवी तो खूब देखते होंगे, मूवी में ये चीज होता है कि अब डीएनए टेस्ट करवा लो। रियल में भी होता है कि डीएनए टेस्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह होता है, जिससे कि आदमी पता कर सकता है कि हाँ किसका जीन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें, तो इतना बड़ा योगदान दे रहा है तो इसको बोलेंगे ना कि पूरे सेल का क्या है, कंट्रोलर है। और ये क्या करता है, सबका रख रखाव करता है, इसी पर डिपेंड कर रहा है ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ब्रेन ऑफ द सेल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में समझते हैं। ये देखिए क्रोमोसोम भाई साहब, अब ये कहाँ रह रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर।
हम न्यूक्लियस को जूम किए थे तो क्या देखे थे कि उसमें क्रोमोसोम होता है। और याद रखिएगा कि क्रोमोसोम हमेशा इसी स्ट्रक्चर में नहीं रहता है, जब सेल डिवीजन की बारी आती है तभी वो अपना स्ट्रक्चर ये चेंज करता है, अदरवाइज ये इस स्ट्रक्चर में रहता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रोमोटीन बोलते हैं, क्रोमेटीन, ठीक है, ये क्रोमेटीन है, ठीक, इसको क्रोमेटीन बोलते हैं। ये हमेशा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्रोमेटीन फाइबर, ठीक है, क्रोमेटीन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है इसका, तो ये हम बोलते हैं। चलिए अब क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब क्रोमोसोम जो है क्या होता है थोड़ा समझते हैं। क्रोमोसोम ये जो होता है डीएनए, इसमें आरएनए होता है और ये डीएनए क्या करता है? जीन का निर्माण करता है, जो कि हम अभी बात किए। तो ज्यादा बकबक नहीं करेंगे क्योंकि अभी बोर हो जाते हैं ना, तो हम बात करते हैं आगे केवल क्रोमोसोम के बारे में कि क्रोमोसोम जो हम लोग एग्जाम में पूछते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर हो जाएगा, तो उतना डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो सपना बहुत लंबा चौड़ा होता है, सपना टूट जाएगा रास्ते में। तो ये देखिए क्या होता है कि मनुष्य में यानी हमारे अंदर 23 जोड़ा है, यानी कि 40 है होता है, संख्या में 40 और जोड़े में बोलेंगे तो 23 जोड़ा होता है। इसमें जो 22 होता है उसको बोला जाता है ऑटोसोम, और जो 2 होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्यों बोलते हैं ये तो आप जान रहे होंगे। ये 2 जो होता है यही निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये मेल में क्या होता है कि मेल में क्या होता है X और Y क्रोमोसोम, लेकिन फीमेल में क्या होता है X और X क्रोमोसोम, ठीक है। और जितने सारे क्रोमोसोम यानी कि आपका 46 क्रोमोसोम है ना, तो सारा 46 क्रोमोसोम एक जैसा नहीं होता, सारे का स्ट्रक्चर, सबका हाइट, सब कुछ डिफरेंट होता है, किसी से कोई मैच नहीं करता है। तो ये जो है 46 क्रोमोसोम में 22 जोड़ा जो होता है वो होता है आपका कि ऑटोसोम, और 2 जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम। और इसी 2 क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट जनरेशन में जो क्या कहते हैं बेबी होगा वो लड़का होगा या लड़की। तो जब X और X मिल जाए यानी इनका भी एक क्रोमोसोम जाएगा, इनका भी एक क्रोमोसोम जाएगा, तो ये क्रोमोसोम अगर दोनों का X चला गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लड़की, लेकिन जब X और Y मिल जाता है तो क्या होगा लड़का हो जाएगा। तो ये चीज क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल यानी कि और क्रोमोसोम के साथ क्या लेके जा रहा है? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, मैसेज लेके जा रहा है। मैसेज के बच्चों में क्या जाना है ये सारा मैसेज लेके जा रहा है। तो बताइए न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट चीज है और ये कंट्रोलर है कि नहीं है? है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये क्या कि लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब लिख देते हैं लाइसोसोम। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? भरते जा रहा है। और देखिए आप सोच रहे होंगे कि हम जो है कि क्यों नहीं बता रहे हैं कि कोशिका जो होता है 2 प्रकार का होता है, ये यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बीच में जब आ जा रहा है तो हम बोल दे रहे हैं। और देखिए हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर सब हो जाएगा गड़बड़। क्योंकि मान लीजिए कि कुछ ही दूर पे मार्केट है, हम बोल दिए कि सीधा रास्ता चले जाइए, मार्केट जा रहे, सीधा रास्ता लेके जा रहे, बीच बीच में ट्रैक चेंज कर देंगे तो क्या होगा? भटक जाइएगा, भूल जाइएगा किधर से गए थे। तो इसीलिए ट्रैक नहीं चेंज कर रहे हैं, सीधा समझ लीजिए सब चीजों को। इसके बाद लास्ट में जो एकदम सटीक वाला बात समझिएगा ना तो एकदम जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं पहले हम लोग। लाइसोसोम का जो खोज किए थे वो C.D. डुबे किए थे, C.D. डुबे, ठीक है, डूब गए थे लाइसोसोम को लेके। याद रखने के लिए बोल सकते हैं लाइसोसोम क्या करता है? जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है जिसको लेके डी डुबे डूब गए, ठीक है। याद करने का अपना अपना तरीका होता है। तो ये C.D. डुबे जो थे ये क्या किए थे? लाइसोसोम का खोज किए थे। ये लाइसोसोम जो होता है कोशिका में ही होता है, एक पार्ट है कोशिका का, लाइसोसोम लिख दिए। ये हेटेरोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है जिसकी वजह से क्या होता है कि सब डरे हुए रहते हैं, यानी कि बाकी सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, आपके वैक्यूल हो गए, सारे अच्छे से कार्य करते हैं। थोड़ा सा एंजॉयफुल मूवमेंट बनाइए क्योंकि बहुत सीरियस हो गए हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से क्यों जानते हैं? क्यों कहते हैं कि वो खुद ही ब्लास्ट हो जाता है? कोई अपने आप को तो ब्लास्ट ऐसे नहीं कर देगा, कुछ ना कुछ कारण होगा। तो देखिए क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि ये हो गया आपका कोशिका।
कोशिका में यहाँ पे लाइसोसोम है, यहाँ वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका गोल्जी बॉडी है। ये जितने सारे आपको कोशिका के अंदर दिख रहे हैं, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, यहाँ पे लाइसोसोम है, यहाँ पे न्यूक्लियस दे दिए। ये सारे जितने भी हैं, इनके लिए तो एक कंट्रोल बाबा है, न्यूक्लियस, जो सबको कंट्रोल करते हैं। लेकिन केवल कंट्रोल के बोलने वाले लोग से कुछ नहीं होता है। क्या होता है, डरना हो जो जरूरी है, डरना जरूरी है। डरता है कोई तो फिर बच्चे क्या होते हैं, डर के पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो पनिशमेंट मिलने वाला है। तो वही चीज है यहाँ पे कि लाइसोसोम के अंदर क्या है, जल अपघटक एंजाइम है। इससे सब लोग डरे हुए रहते हैं। तो सब लोग फटाफट अपना काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अपना कार्य करता है, वैक्यूल अपना कार्य करता है, सारे अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। ये तो हो गई बात की बात, यानी कि ऐसे बोलने के लिए एग्जैक्टली काम क्या है वो चीज को समझिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइसोसोम हमेशा कुछ कुछ टाइम पे जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है, जिसकी वजह से सब लोग अपने जल्दी जल्दी कार्य को करते हैं। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारी कोशिका मर जाती है, हम लोग बोलते हैं कि डेड सेल है, नाक पे ब्लैक हेड्स हो गया है, स्किन में डेड सेल हो गए हैं, उसको रिमूवल क्रीम से उसको रिमूव कर दीजिए। कोशिका क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो कोशिका नष्ट हो गया तो वहीं पर रहेगा। तो सब लोग तो स्क्रब नहीं करेंगे, ऊपर वाला स्किन का जो है आप कर दिए स्क्रब, खत्म हो गया, चलिए आप खुदे हटा दिए, लाइसोसोम का जरूरत नहीं पड़ा आपको, उसको एकदम घस घस के निकाल दिए। अंदर वाला सेल क्या कीजिएगा, उसमें भी स्क्रब करिएगा क्या, नहीं ना। तो उसमें क्या होगा, लाइसोसोम स्क्रब का काम कर देगा, बोलेगा कि अरे ये सब काम करना बंद कर दिया, सब मर गया है, तो हम फट जाते हैं। इसके बाद क्या होगा कि सब साफ सफाई खत्म। यानी कि ये क्या कार्य करता है समझिए कि लाइसोसोम जब हमारा सेल जो होता है वो डेड हो जाता है, चाहे आपको मार लगी हो तो वहां का कोशिका मर गया हो, या कुछ दिन के बाद कोशिका ऐसे भी चोट लग जाता है, हमें कहीं पे अगर चोट लग गया तो वहां पे काला पड़ जाता है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, दवाई ववाई लगाते हैं या कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये सारा चीज क्या होता है कि लाइसोसोम क्या करता है, उस कोशिका को एकदम जला के खत्म कर देता है। तो क्या चीज से जलाता है, यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से जलाता है वो। जब ये सारा यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी खत्म हो गया है, वैक्यूल खत्म हो गया, गोल्जी बॉडी यानी सेल का मैक्सिमम पार्ट खत्म हो गया है, तो हमारे स्किन में वैसे तो बेकार ही रह जाएगा ना। तब क्या करता है लाइसोसोम, जल अपघटक अपने शरीर का पूरा निकाल देता है, यानी ब्लास्ट हो जाता है। इसीलिए इसको एटम बम के भी नाम से जाना जाता है। और देखिए यहाँ पे हाउस कीपर कहा जाता है। हाउस कीपर का काम क्या होता है, साफ सफाई करना, घर द्वार का एकदम साफ से रखेंगे। तो वही साफ से रखता है, यानी कि कोशिका खत्म हो गया तो उसको जला के खत्म कर दो, ताकि दूसरा कोशिका विभाजन होगा तो वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे बेकार का मुर्दा को कौन पूछता है, तो मुर्दा को जला के खत्म कर दो। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, मुर्दा को हटाता है, यानी कि ये बाकी जितने सारे सेल के हर एक पार्ट में, सेल का हर एक मेंबर जो है वो मर गया है, तो उसको क्या करता है कि वो साफ सफाई कर देता है। तो इसको क्या करता है, उठा के लेके जाके जला देता है। तो जलाता नहीं, वहीं पे गला देता है, खुद भी खत्म हो जाता है। जब कोई ये नहीं है तो वो अकेले जी के करेगा क्या, इसीलिए ये ब्लास्ट हो जाता है। तो ये हो गया। इसको देखिए, ये क्या है कि इसमें कितनी क्षमता है लाइसोसोम में कि एंजाइम जब छोड़ता है तो उससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड सबका पाचन हो जाता है, यानी कि इस सारी चीज को पचा देता है। अब सोचिए कि सबको जला देता है तो पचाने वाली बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। तो ये देखिए, आरबीसी में क्या होता है कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसी की वजह से क्या होता है, इनका कब्रगाह कहीं और होगा, इसके जैसा तो नहीं होता है। तो इनका कब्रगाह जो होता है पिलेहा में होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जहाँ के सब लोग को लगभग कंफ्यूजन रहता है कि ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या है, कोशिका के अंदर जितना सारा चीज है लिक्विड बेस पे, यानी कि देखिए ये कोशिका है। अब इसी चीज को देख लीजिए, ये कोशिका है। अब इसमें यहाँ पे ये इससे लड़ जाएगा, ये इससे लड़ जाएगा, कोशिका जो एकदम एक दूसरे से जाकर लड़ाई मारपीट कर रहा है, उसी तरीके से क्या होगा कि तब गड़बड़ हो जाएगा, सब काम नहीं करेगा, लड़ते रहेगा, तो फिर हम लोग तो ऐसे मर जाएंगे।
सेल अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल पानी स्टोर नहीं कर रहा है, गोल्गी बॉडी परिवहन का कार्य नहीं करेगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बोलते हैं प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा, फैट का निर्माण नहीं करेगा, लाइसोसोम गलाएगा नहीं, सब लड़ते रहेगा, तो फिर हमारा क्या होगा। तो यही बात है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, इसमें प्रोटोप्लाज्म भर दिया गया, जो कि चिपचिपा पदार्थ है, एक तरह से समझेंगे, एक लिक्विड चिपचिपा पदार्थ, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेली समझते हैं ना, जेली खाते हैं, तो वही जेली। अरे जेली खाने का इन द सेंस आप समझ सकते हैं, जब आप क्या बोलते हैं एलोवेरा फाड़ते हैं उससे जेल निकलता है, उसी तरीके का जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोप्लाज्म का। तो ये प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। और न्यूक्लियस में भी क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी कि वैसा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में भी होता है, लेकिन क्या बोलेंगे वो न्यूक्लियस में है यानी केंद्रक में है, तो उसको क्या बोलेंगे, को न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो अब देखिए प्रोटोप्लाज्म जो होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना सारा भी यानी कि सबको मिला के, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर में पदार्थ भरा हुआ है और जो कि आपका कोशिका में भरा हुआ है, सेल में, न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारे सेल में भरा हुआ, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है। अगर जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं है, तो ये जीव द्रव्य का होना जरूरी है, इसलिए इसका नाम जीव द्रव्य है। लेकिन केवल न्यूक्लियस को छोड़ दिए, सेम चीज अब न्यूक्लियस को भी जोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस को छोड़ दिए, और बाकी सबको बोलेंगे जो गाढ़ा पदार्थ है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, जिस कोशिका द्रव्य। तो ये समझिए जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य क्या है। कोई कोई प्रोटोप्लाज्म बता देते हैं तो साइटोप्लाज्म नहीं बताते हैं, और साइटो बता दिए तो फिर प्रोटोप्लाज्म को भूल जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और कंफ्यूजन एकदम नहीं होना कि ये साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो ये चीज है। अब देखिए सौरमंडल में कितने सारे तारे हैं, कितने सारे ग्रह हैं, तो वो एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। कभी सोचे क्यों नहीं टकराते हैं? सब में कुछ ना कुछ आकर्षण विकर्षण है, एक दूसरे को दूर भेजते हैं, टच नहीं करते, सब एक दूसरे से बना रहता है कि नहीं भैया हमको तुम्हारे पास नहीं जाना, हमको तुम्हारे पास नहीं जाना। तो ये सारी चीज होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी तो कुछ होना चाहिए जिससे कि एक दूसरे से कोई भी नहीं टकराए। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें इसीलिए डाल दिया गया प्रोटोप्लाज्म को डाल दिया गया इसलिए ताकि माइटोकॉन्ड्रिया से वैक्यूल नहीं टकरा जाए, इससे गोल्गी बॉडी नहीं टकराए, सेंट्रोसोम नहीं टकराए, कोई एक दूसरे से जब टकराएगा ही नहीं तो लड़ाई क्यों होगा, नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है समझ गए, ये दो प्रकार का होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस में है केवल वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी है वो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला दिए तो वो हो गया प्रोटोप्लाज्म। अब आगे देखते हैं। तो देखिए ये सीलिया है, ठीक है। सीलिया और फ्लेजिला होता क्या है, पहले ये चीज को समझ लीजिए। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि कोशिका को चलने में मदद करे, यानी गति में मदद करे, मूवमेंट में हेल्प करे। तो ये क्या होता है कि सीलिया और फ्लेजिला होता है जो कि मूवमेंट करता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर जैसा होता है। जो छोटा वाला होता है यानी कि जो एकदम इसमें छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये है आपका सीलिया, और जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसको, ये छोटा हो गया, ठीक है, और जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लेजिला। ये क्या करता है कि ये तो कोशिका का जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसी में ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि देखिए ये एक बैक्टीरिया का फिगर है जिसमें कि ये फ्लैजिलम है, ये फ्लैजिला है, तो ये बड़ा टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि उसके मूवमेंट में बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है। और सीलिया क्या होता है, छोटा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो उसको सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया और फ्लैजिला जो होता है फीडिंग का भी काम करता है, मतलब अवशोषण करता है, सोखता है, क्योंकि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो उसके अगल बगल में उसका फूड आता है तो उसको सोख लेता है। तो चलिए ये सीलिया और फ्लैजिला समझ गए। अब आगे देखते हैं प्लास्टिड। ये प्लास्टिड क्या है, लवक है। ये क्या होगा, हमारे अंदर तो नहीं पाया जाएगा, तो ये किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में और प्रोटोजोन में, जैसे कि यूग्लिना हो गया। तो ये यूग्लिना वगैरह सब में जो कि फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके जो होता है क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। तो वो उनमें ये क्या होता है कि ये पाया जाता है लवक। तो थोड़ा सा और समझिए, ये 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट से तो बहुत ही ज्यादा आप
जो है कि परिचित है, जानते हैं उसको। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया हरित लवक जिसको बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट हो गया वर्णी लवक, और अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोप्लास्ट का बहुत ही बड़ा भूमिका है। जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के अंदर जो होता है ग्रेनम होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में भागीदारी लेता है। इसके बाद क्रोमोप्लास्ट, अब देखिए फल सबका रंग जो होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण ही लाल, हरा, नीला, पीला सब दिखता है। तो जैसे कि आप गाजर कैरोटीन के कारण जो होता है, कैरोटीन इसमें वर्णी लवक है जिसके कारण जो होता है कि गाजर का रंग दिखता है वैसा। टमाटर का रंग लाल जो होता है वो किसकी वजह से, लाइकोपिन के कारण। और जेंथोफिल के रंग के कारण की वजह से आम पीला दिखाई देता है। तो ये जनरली पीला रंग प्रोवाइड करवाता है, कौन, जेंथोफिल। तो इसी तरीके से जितने भी, जैसे कि अब बैगन हो गए उसका रंग जो होता है वो नीला होता है। तो जितने फ्रूट्स होते हैं सबका कलर जो दिखता है आपको वो किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, यानी वर्णी लवक के कारण। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक से ही पता चलता है कि उसमें कोई कलर होगा ही नहीं, अवर्णी है। जैसे कि जड़ का कोई रंग होता है, कोई रंग नहीं है। अब देखिए कि फ्रूट्स में जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फूड के रूप में भी स्टोरेज रहता है, तो उसमें भी कोई कलर नहीं रहता है। सिर्फ प्रोटीन में अगर आप कोई फ्रूट्स को काटे जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है तो उसको देखिएगा कोई कलर नहीं है। तो वैसे सारे चीजों में क्या होता है कि यानी कि फ्रूट्स में जो कि आपका फूड स्टोरेज है, जो कि आपका प्रोटीन का स्टोरेज है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब किसी रंग में नहीं होता है, तो उसी को बोलेंगे अवर्णी लवक। ये चीज समझ गए। अब पता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके साथ डिस्कस नहीं किए, तो वो अब कर लेते हैं। देखिए दुनिया में जितने भी जीव हैं वो दो प्रकार के, लिविंग सेल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको कहेंगे वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होंगे, या दूसरा जो होता है कि आपका यूकैरियोटिक सेल से बने होंगे। जो प्रोकैरियोटिक से एकलौता बैक्टीरिया वगैरह सब जो होता है प्रोकैरियोटिक है। तो ये प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें बहुत ही कम चीज पाया जाता है, मतलब कि क्या, मटेरियल, ऑर्गेनेल जिसको बोला जाएगा। ऑर्गेनेल क्या है, कोशिका के अंदर जितने भी चीज है उसको ऑर्गेनेल बोलेंगे, कोशिकांग बोलेंगे। तो जैसे कि आपको गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब क्या है, कोशिका का कोशिकांग है, कोशिका के अंदर में है। लेकिन उस प्रकार के इसमें कुछ भी नहीं पाए जाएंगे, बहुत ही कम चीज, और उसी में जीव जो है खुश है, बैक्टीरिया खुश है। तो ये देखिए बैक्टीरिया का सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली हम लोग को समझना है, उस चीज को देखिए। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। शुरू में आपको इसीलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो अब चीजों को समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसमें क्या सारे चीज विकसित नहीं हुए हैं, तो इसमें देखिए ढूंढेंगे तो है क्या। अब बाहर का एक आवरण है, इसके बाद ये कोशिका भित्ति हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ये सारे चीज जो है कि ये निर्माण करता है एक जीव का, जिसको कि यूनिसेलुलर जीव कहेंगे, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और वो होता है बैक्टीरिया का, एक ही सेल का बना हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि उसमें बहुत सारा चीज डेवलप नहीं होता है। जैसे इसमें कहीं गोल्गी बॉडी है, नहीं है, इसमें वैक्यूल होता है, नहीं होता है। तो इसमें कैसे होता है कि एक चीज, इसमें तो न्यूक्लियस में नहीं है, प्रॉपर न्यूक्लियस दिख रहा है किसी आवरण में, किसी झिल्ली में नहीं दिख रहा है। इसमें कुछ भी उस तरीके का नहीं है, जो वो चीज है ऐसे चित्रा है। प्रोटोप्लाज्म तो इसमें है नहीं, न्यूक्लियस रहता तो प्रोटोप्लाज्म। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि आप प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटोप्लाज्म होते हैं क्या, नहीं होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म हो गया। जब न्यूक्लियस है नहीं तो न्यूक्लियस का मटेरियल कहां से आएगा, तो ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोइड बोलेंगे, और इसी में डीएनए है, ठीक है। यानी कि इसकी संतति जो होगी, यानी इनके जो बच्चे होंगे नेक्स्ट जनरेशन, इसी में जो डीएनए है, ये भी क्या है, ये जो है एकदम ऐसे घूम रहा है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो इसमें किसी आवरण में तो है नहीं, तो ये ऐसे है। यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी में सारा गुण है और इसी में सारा मटेरियल है जो कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये देता है। अदरवाइज कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें।
ये जो आपको दिख रहा है इसमें भी झिल्लीनुमा संरचना है, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि वो साइटोप्लाज्म है। राइबोसोम जो कि 70S की बात कर रहे थे, वो 70S क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है। तो ये 70S वाला जो राइबोसोम होगा वही होगा, यानी प्रोटीन का जो सोर्स है वही होगा। ये प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। इसके बाद बात करते हैं, ये थ्रेड लाइक समझ गए कि वो न्यूक्लियोइड है, यानी उसी में डीएनए है, और ये प्रॉपर डेवलप नहीं है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियस नहीं बोल सकते। जो हम लोग यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, जो हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल है, उसमें डीएनए कहाँ पाया जा रहा था, जो कि आप माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए हो रहा था, लेकिन इसमें जो कि प्रॉपर जो डीएनए हो रहा था, जो जीन फॉर्मेशन में काम आ रहा है, वो किसमें आ रहा था कि न्यूक्लियस के अंदर था। इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक जो है सेल इसी तरीके से होता है। और यूकैरियोटिक सेल जो रेस्ट है, सारा यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग पढ़े कि यूकैरियोटिक सेल में क्या है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है, आपका वैक्यूल है, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया आपका, इसके बाद राइबोसोम है, क्रोमोसोम है, लाइसोसोम है, सीलिया, फ्लैजिला वगैरह सब, प्लास्टिड हो गया, लवक हो गया, ये सारे चीज पाए जाते हैं। तो अब कोशिका से कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा। और दूसरी बात ये कि हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एनिमल सेल और जो प्लांट सेल होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, क्योंकि वो समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।